हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ करंट अफेयर की क्लास। अगर हम इसमें बात करें तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। बाकी इसमें टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन भी इसमें देखा जाएगा, कुछ इसके बारे में विस्तार भी देखा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यह एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप जितने भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे और उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। अगर पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं पिछली वीडियो को। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक देखिएगा और जितना हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों का अभी फिलहाल में टॉपिक है कि 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओके, आइए आगे अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखिएगा 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मेक एआई इन इंडिया, अभी इसके पहले क्या था मेक इन इंडिया, लेकिन अभी जो बजट हम लोगों का पेश हो रहा था 1 फरवरी 2023 को, तो उसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि मेक एआई इन इंडिया। ओके, मेक एआई इंडिया, मेक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन इंडिया, और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। ओके, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के नाम से जो है, नाम के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश को शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों जिसमें सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अंतर विषयक अनुसंधान, ओके, ये भी आप आइए देखिएगा, अंतरक विषयक अनुसंधान इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को संचालित करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोग एप्लीकेशंस को विकसित करने और कृषि, स्वास्थ्य एवं सतत शहर सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्र में प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इन उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साझेदारी करेंगे। तो इस तरीके से आपका हो गया कि इस जो हम लोगों का योजना है वो क्या है, उसके बारे में क्या बोला गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग आते हैं स्मरणीय तथ्य के बारे में। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सारी चीज़ें कैसे बताई गई हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन के लिहाजा से अभी तो वो कुछ उसके बारे में की पॉइंट थी, कब घोषणा हुई, किसने किया था, उसमें क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की। तो ये कब की बात है, तो यह 15 अक्टूबर की बात है। लेकिन 1 फरवरी की अगर मैं बात करूं, किसकी, फरवरी की अगर मैं बात करूं 2023 का जब बजट पेश हो रहा था 23 और 24 का, तो वित्त मंत्री जी ने तभी घोषणा कर दी थी। लेकिन अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ये 15 अक्टूबर 2024 को इन्होंने क्या किया है, स्थापना की घोषणा की है। ये केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। तो इनका जो विजन है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से शीर्ष शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली और अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग किसके द्वारा किया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो है कि आयुर्विज्ञान जो है कि संस्थान एम्स के द्वारा की जाएगी। मतलब आप मोटा मोटी समझिएगा कि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको आईआईटी दिल्ली और एम्स के द्वारा संचालित किया जाएगा। ओके, कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी रोपड़ द्वारा किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, सतत शहर क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि कृषि में, स्वास्थ्य में और सतत में कौन कौन से ऐसे वो संस्थान हैं जिनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। ओके, तो ये भी आपको देखना है क्योंकि ये भी आपको पूछ सकता है। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के वर्ष 2027-2028 तक के अवधि के लिए 990 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इन 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो जो ये 3 योजनाएं हैं सरकार की, उसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो अवधि दिया गया है 27 से 28 में। इनको बना के क्या करना है? तैयार करना है, काम ये अपना शुरू कर देंगे। आइए, इस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उद्योग प्रधान शीर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके सह अध्यक्ष श्रीधर बेम्बू, ओके, जो जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक एवं सीईओ हैं। तो इनके अध्यक्षता में जो है कि इसको निगरानी की जाएगी, देखरेख की जाएगी। ओके, ये एआई उत्कृष्टता केंद्र नई पीढ़ी के रोजगार सृजनताओं, जॉब क्रिएटर्स और संपत्ति सृजनाओं, वेल्थ क्रिएटर्स को तैयार करेंगे और वैश्विक सार्वजनिक हित के नए मानक स्थापित करेंगे। तो ये भी आपको देखना है। कभी कभी इनका क्या होता है, लक्ष्य भी पूछ देता है। एक तरीके से ये इनका लक्ष्य हो जाएगा कि ये अपने लक्ष्य क्या रख के चल रहे हैं इसमें। ओके, आइए आगे देखते हैं। कुछ विशेष पॉइंट के तहत दिया गया है कि भारत का प्रथम व्यवहारिक एआई डाटा बैंक, इसको भी हमें बड़े ही ध्यान से देखना है कि यह क्या है। देखिएगा, 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले व्यवहारिक एआई डाटा बैंक इंडियाज फर्स्ट पार्टिकल्स एआई डाटा बैंक का शुभ आरंभ किया है। तो इसका शुभ आरंभ, आप तो पहले एक डेट याद रख लीजिएगा कि किस डेट में हुआ है। तो 20 नवंबर 2024 को। उसके बाद किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। और यह इस समय क्या है? तो ये हैं भैया केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार इनके ही पास है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यह एआई डाटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण, रियल टाइम एनालिसिस के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो ये भी हमें देखना है कि इनका काम क्या क्या है। तो ये भैया उपग्रह हो गए, ओके, ड्रोन हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गई, या फिर हो गया इनका जो कि रियल टाइम एनालिटिकल्स। ओके, तो इनको क्या करेंगे? ये लोग सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इस पहल का उद्देश्य शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विधि डाटा सेट तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार को गति देना है। ओके, आगे देखिएगा, उल्लेखनीय है कि ये डाटा सेट स्केलेबल और समावेशी एआई संसाधनों के निर्माण हेतु आवश्यक हैं। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ आगे भी डिस्कशन करते हैं। चलिए अगले टॉपिक को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें पहले हम लोग विस्तार से देखेंगे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, भारत की समुद्री विरासत
मैरी टाइम हेरिटेज बहुत प्रसिद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 45,500 वर्ष पुराने हैं। तो यह कितने पुराने हैं वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 4,500 वर्ष पुराने हैं। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट लोथल, जो हम लोगों का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद, देखिएगा तो क्या है, लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद नाम दिया गया है NMHC। अगर हम बात करते हैं तो क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विरासत की संकल्पना की है। अगर हम बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्राचीन काल से आधुनिक समय तक संपूर्ण भारत से प्राप्त विविध एवं समृद्ध कलाकृतियों को संग्रहित तथा प्रदर्शित करेगा। साथ में ही ये जनता को भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत के बारे में जागरूक और शिक्षित भी करेगा। तो यह योजना लॉन्च की गई है। आप इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, इस योजना के बारे में ये कितना पुराना है और ये कहाँ खोला जा रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी जो हम लोग अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या है। आगे देखिएगा, 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान की है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि वो डेट कौन सी है, तो 9 अक्टूबर 2024 को, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता में जो है कि इसको स्टार्ट करने का मंजूरी मिल चुकी है। आगे देखिएगा, यह परियोजना 2 चरण में पूरी की जाएगी। कितने चरण में पूरी की जाएगी? 2 चरण में। अब आप देखिएगा कि क्या क्या है, आगे भी इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत चरण फर्स्ट ए एवं फर्स्ट बी, ओके, जिसको अगर हम बात करते हैं तो EPC मॉडल में विकसित किया जाएगा। तो यह 2 चरण में विकसित किया जाएगा, जिसको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी नाम दिया गया है। जबकि चरण 2 का विकास भूमि एवं उपपट्टे सार्वजनिक निजी भागीदारी लैंड सस्टेनेबिलिटी PPP के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए अब एक एक चरण की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, चरण फर्स्ट AI मतलब फेज ए फर्स्ट 1, फेज 1A। इस चरण में 6 दीर्घाओं सहित अगर हम बात करते हैं संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो कितने की जाएगी? इसमें 6, ओके, गैलरीज। कितनी? 6 गैलरीज की, मतलब कि 6 दीर्घकालीन जो है कि इसमें की जाएगी। आगे देखिएगा, साथ ही इस चरण में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समर्पित एक गैलरी का निर्माण भी किया जाएगा। तो एक गैलरी जो होगी वो भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल जो होता है, कोस्ट गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों के लिए भी एक गैलरी होगी, जो देश की सबसे बड़ी दीर्घ कलाओं में से एक है। ओके, तो इस तरीके से इसको भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि इस गैलरी में INS निशंक, सी हैरियर युद्धक विमान और एक UH-3 हेलीकॉप्टर सहित नौसैन्य कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा? एक जो है INS जो है कि निशांक, ओके, सी हैरियर युद्धक विमान और UH-3 हेलीकॉप्टर सहित इसमें ये सारी चीज़ों को इसमें रखा जाएगा। आगे है कि इस चरण में प्राचीन लोथल नगर एक प्रतिकृति मॉडल, ओके, भी शामिल होगा। आइए आगे चलते हैं।
इस चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। तो फर्स्ट चरण को कब तक कि इसमें कंप्लीट हो जाएगा, लगभग माना गया है एक मानक के अनुसार कि यह जो योजना है यह हमारी 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। अब हम आते हैं चरण बी में। चरण बी को देखिएगा जिसमें फर्स्ट बी का इसमें बात किया गया है कि इसमें सारी चीज़ें क्या है। तो इस चरण में NMHC संग्रहालय में 8 और दीर्घ कलाओं को जोड़कर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पहले में कितना है तो टोटल 6 था और इसमें कितना है तो टोटल 8 है। इन चरण में एक लाइट हाउस संग्रहालय का भी निर्माण प्रस्तावित हो जो विश्व का सबसे ऊंचा संग्रहालय होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चरण 2 की बात करते हैं। इसमें और कुछ दिया है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इस चरण में NMHC को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से तटीय राज्यों में मंडल का निर्माण किया जाएगा। इस मंडपों का निर्माण संबंधित तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। साथ ही इस चरण में 4 थीम पार्क थीम पार्क की अगर हम बात करें तो इसमें 4 बनाए जाएंगे। अब वो 4 कौन कौन से हैं हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगर 1 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पे रखा गया है समुद्री और नौसेना थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवल थीम पार्क। दूसरे नंबर पे रखा गया है अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन थीम पार्क। थर्ड नंबर पे रखा गया है स्मारक पार्क, मोमेंटम पार्क्स। और 5 नंबर पे रखा गया है साहसिक कार्य एवं मनोरंजन पार्क, एडवेंचर्स एंड एज्यूमेंट पार्क। इस तरीके से ये 4 पार्क हैं, आपको ये पार्क भी याद रखने हैं। आगे देखिएगा, NMHC के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारतीय पत्तन संघ इंडियन पोर्ट एसोसिएशन को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं लोथल को। लोथल जो बंदरगाह है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है भारत का, और इसमें क्या सारी विशेषताएं हैं और इसके जो शब्द हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। अगर हम बात करते हैं तो इंडो वैली सिविलाइजेशन। देखिएगा लोथल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोथल शब्द गुजराती शब्द लोथ और थल से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ द डेथ, माउंट ऑफ द डेथ। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख नगरों में से एक है। यह 2400 ईसा पूर्व का एक प्राचीन नगर है। कौन? लोथल। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगले टॉपिक में हम लोग जिक्र करने वाले हैं भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है। केंद्र सरकार ने युवाओं को अधिक रोजगार योग्य, एम्प्लॉयएबल और आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के माध्यम से भारत को विश्व की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्या बनाना है इनको, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है। आगे भी हम लोग इसमें जिक्र करेंगे और सारी चीजें क्या है। तो इस परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 स्थान मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, तो ये आप याद रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। आगे भी देखिएगा क्या है। आगे है कि उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अपने दौरे के दौरान उससे प्रेरणा लेते हुए सर्वप्रथम देश में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था।
19 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कानपुर उत्तर प्रदेश में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया। तो जो कानपुर का है वो ओपन हो चुका है और इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 2016 को ही इसका शिलान्यास हो चुका है। संभवतः हो सकता है कि यह कार्य करने भी लगा हो। आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में आपको इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपको क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं, अभी तो हम उनके पॉइंट उसके बारे में कुछ थॉट पढ़ रहे थे कि क्या है चीज़ें, अब इसके बाद उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये चीज़ें हमको स्मरणीय तथ्य में ही जाके क्लियर होता है। तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से बात करते हैं स्मरणीय तथ्य। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान जो है कि मुंबई का उद्घाटन किया। तो यह कब हुआ है? 9 अक्टूबर 2024 को। इस संस्थान को सार्वजनिक निजी साझेदारी, अगर हम बात करते हैं पीपी मॉडल के तहत स्थापित किया गया है। ओके, आगे भी इसमें कुछ बोला गया है, देखिएगा। इन संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा IIS टाटा इंडियन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, माफ करिएगा, टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो इसमें अब देखिएगा कि इसमें क्या क्या है, आगे हम बात करते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। भारत कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना मुंबई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो 4.17 एकड़ के विशाल क्षेत्र में की गई है। कितना एकड़ है? तो 4.17 एकड़। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। इस संस्थान का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल वर्क फोर्स को तैयार करना है, जिससे उद्योग में कार्य हेतु तैनात किया जा सके, उद्योगों में कार्य हेतु तैनात किया जा सके। ओके, आगे देखिएगा। यह संस्थान चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं में प्रति वर्ष 5000 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। तो कितने छात्रों को प्रति वर्ष इसमें लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 5000। आगे देखिएगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और भारतीय कौशल संस्थान अहमदाबाद को राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा टाटा समूह के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट भी हमें क्या करना है? याद रखना है। बाकी आगे पॉइंट में दिया गया है, इन चीज़ों को भी देखिएगा। जबकि भारतीय कौशल संस्थान कानपुर IIT कानपुर द्वारा मार्गदर्शित करेगा। ओके, आगे है कि ज्ञातव्य है कि युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने और उन्हें उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में IIT कानपुर और भारतीय कौशल संस्थान कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। ओके, MOU हस्ताक्षरित हुआ था। तो किन के बीच में हुआ था? IIT कानपुर और IIT जो है कि भारतीय कौशल संस्थान जो कानपुर का है, इन दोनों के बीच में ये मेमो हुआ था। आगे, इस MOU के तहत IIT कानपुर अगले 5 वर्ष तक भारतीय कौशल संस्थान कानपुर का मार्गदर्शन करेगा। ओके, तो अब आप देखिएगा चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन एक तरीके से अगर हम बात करें तो भारत को एक टेक्निक जो लेबर होते हैं ना, जैसे मजदूर जो होते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी और फिर यहाँ से क्या होगा? विदेश भेजा जाएगा। फिर आप विदेश जाइए, वहाँ कमाइए और वहाँ की करेंसी को क्या करिए? आप भारत भेजिए। पूरा जो मैप है और जो पूरी प्लानिंग है ना, इसी पे ये दर्शाया गया है, जिसके तहत रोजगार तो मिल जाएगा। लेकिन जो है कि अपने देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तो रोजगार का करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो विदेशों में क्या हो रहा है कि युद्ध ही चल रहा है इस समय।
जैसे यहाँ से बहुत भारतीयों को यहाँ से इजराइल भेजा जा रहा है, लेकिन इजराइल में अभी हालात कैसे हैं? इजराइल स्वयं युद्ध से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे जाने का जो जान का जोखिम है वो काफ़ी बना रहता है। लेकिन फिर भी सरकार अपने यहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती है, और यहाँ पे आपको लेबर के थ्रू बना के, और आपको लेबर के थ्रू जैसे है कि अदर कंट्री में भेजेगी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से पैसा कमाइए और यहाँ ला के दीजिए। तो यह एक तरीके से पहल अच्छी है, क्योंकि हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो इसमें हम शंका नहीं कर सकते हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब या फिर रोजगार मिल ही जाए। लेकिन वो चीज़ें अपने देश में भी तो हो सकती है, हम दूसरे के यहाँ क्यों जाए काम करने? अगर हम अपने यहाँ चीज़ों को बनाते हैं और फिर अगर हम उसको विदेशों में बेचते हैं, तो फिर हमारी इकोनॉमी तो ऐसे ही ग्रोथ कर जाएगी। अगर हम वहाँ से जाके वहाँ अगर काम करते हैं तो उनकी जीडीपी में वो जोड़ा जाएगा। अगर वो चीज़ें अगर हम अपने यहाँ स्थापित करते तो वो सारी चीज़ें भारत की जीडीपी में ग्रोथ करता ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे करके स्टार्ट किया जाए, लेकिन फिर भी पहल एक तरीके से ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप जाएंगे तो आपको अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।